Good morning, everybody. So, dear students, let us start with the new session. ये पावर सिस्टम में रह गया था पोर्शन, इसको डिस्कस करेंगे. So, let us start with my brief introduction. Myself, Kaisar Hafiz, ex-IAS, BTech honors from IIT Roorkee 2000, qualified engineering services 5 times, top rank H2, 20 years of teaching experience in this field. ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम हो गया इंजीनियर जोन, फाउंडेड इन ईयर 2009. इंजीनियर जोन पब्लिकेशन इन दिस ईयर 2012. My own written more than 20 textbooks and guidebooks. ये कोर्सेज की डिटेल है. इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एलिवेट इलेक्ट्रिकल वी हैव स्टार्टेड विद द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. अभी इसकी केवल 2 क्लास हुई हैं. ये गेट यस दोनों के अकॉर्डिंग रहेगा. इंजीनियरिंग मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में वी आर अबाउट टू कंप्लीट मटेरियल साइंस, और उसके बाद ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम स्टार्ट करेंगे. Ignite batch, yes, very useful information. From 1st July, electrical machines. ये इग्नाइट और एक्सेल दोनों बैच में क्लास होगी ये वाली इलेक्ट्रिकल मशीन की. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अराउंड 13 जुलाई ये डेट इसकी फिक्स हो गई. बेसिक इलेक्ट्रिकल, यूपीपीएससी एई ये कोर्स हम कंप्लीट कर चुके. टेस्ट सीरीज भी हो गई इसकी. अब तो डेट भी आ गई नवंबर की. एडवांस बैच पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड मेंस के लिए. 9th ऑफ अगस्त इसकी डेट आ चुकी है. इग्नाइट बैच फॉर जीएस, जनरल स्टडी में मटेरियल साइंस एंड मैथमेटिक्स वो कराऊंगा मैं आपको. बाकी ये सब्सक्रिप्शन की डिटेल आप जानते ही हो. ये रेफरल कोड होगा हमारा 10% डिस्काउंट. आई एडवाइज 1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन. उसमें फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंजीनियर जोन स्टडी मटेरियल एट हाईली डिस्काउंटेड रेट. कॉन्टैक्ट आप इस नंबर पर कर लेना डिटेल के लिए. बाकी डिटेल हो गई पब्लिकेशन की, हमारे स्टडी मटेरियल की डिटेल फॉर ऑल दीज ब्रांचेस. थ्योरी का कवरेज हो गया बेसिक टू एडवांस लेवल, पीवाईक्यूज, प्रीवियस एंड सोल्ड क्वेश्चन, अनसोल्ड क्वेश्चन, ये गेट का सॉल्यूशन. माय ओन रिटन बुक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पावर सिस्टम, कंट्रोल, ईडीसी, मैथ्स, ये सिविल मैकेनिकल के बाकी हमारे टीम मेंबर्स के बुक. ये कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर लीजिए. इस पे मैसेज कर देंगे तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर देंगे हम आपको. ये रहा दिल्ली का एड्रेस. तो चलिए खैर डिस्कशन शुरू करते हैं आज. फिर इसमें टाइमिंग इग्नाइट में वो मुझे ध्यान देना पड़ेगा. एक्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मॉर्निंग का टाइम रहेगा राकेश चोपड़ा इसमें. शायद 9 या 9:30 बजे, क्योंकि इवनिंग के स्लॉट बिजी हैं एक्चुअली इसमें. मैं करता हूँ फिर आपको कंफर्म. खैर तो यहाँ पर देखो इसमें लाइन इंसुलेटर्स इन पावर सिस्टम. ये चैप्टर जैसे कि मैंने कहा था प्लस क्लास में रह गया था. कई सारे छोटे छोटे चैप्टर जो प्लस क्लास में रह गए थे
टाइमिंग की लिमिटेशन वो मैंने कहा था आपको स्पेशल क्लास में करा दूंगा। जनरेटिंग स्टेशन, पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक सेशन रखना है, 1 घंटे का सेशन इसमें काफी है, वो भी शेड्यूल नहीं किया, वो लगा देंगे इसमें। अभी जो मैंने सेशन लगा रखे हैं इसमें लाइन इंसुलेटर के और केबल का सेशन, अंडरग्राउंड केबल के बारे में, ये छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे थोड़े तो क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत डिटेल कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे, लेकिन यह है कि करना जरूरी है, फिर भी छोड़ हम सकते नहीं इनको। तो लगभग ये समझो कि ये कंप्लीट हो जाएंगे, बस 2-3 सेशन हो चाहिए इसमें लाइन इंसुलेटर के बारे में। देखो लाइन इंसुलेटर के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी तो ये वाली बात होती है कि insulator should have high dielectric strength, that is breakdown strength, किलोवोल्ट पर मिलीमीटर में। Why? To withstand over voltages. For example, lightning, etc. Lightning discharge. हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं इसमें, ये जो लाइटनिंग डिस्चार्ज के बारे में है पावर सिस्टम में टॉपिक, मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। ये आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, अनअकैडमी चैनल पर ही है, लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप पूछ लेना अगर दिक्कत आ रही हो सर्च करने में। 3 सेशन है इसके, 2 सेशन में कंप्लीट करा चुका, 1 सेशन इसी मंथ में शेड्यूल है लाइटनिंग डिस्चार्ज के बारे में। बस उसमें ये अब सर्ज डाइवर्टर लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में है, ठीक है ना। तो 3 सेशन है इसके, ये मैंने टोटल वहां पे करा रखा है। मैंने जैसे कहा था ये वाले जो टॉपिक है अलग से यूट्यूब या स्पेशल क्लास, ये वाला बस उसमें समझ लो। राकेश चोपड़ा आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप कनेक्ट हो जाइए, ये रहा नंबर, आप शायद लेट आए हो, ये रहे, ये स्लाइड देख लेना शुरू की, ठीक है ना। तो ये लाइटनिंग डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा चुका आपको, कल जरूर लेना। देखो इसको प्लस क्लास से हटके अगर मैंने कराया है, इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि ये चीज बस ऐसे करा दी, करना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है आपको। ये सिर्फ इसलिए कराए गए अलग से क्योंकि जो शेड्यूल हम लेकर चले थे प्लस क्लास में जितने घंटे, उसमें घंटे शॉर्ट पड़ गए थे मैं, क्योंकि बाकी चीज में न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए अलग से रखी गई क्लासें, और कोई रीजन नहीं। टू विद स्टैंड ओवर वोल्टेज, ये हो गया किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, समझे बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो ये हो गया पोल embedded into the ground, पोल, यहाँ ये इंसुलेटर, पिन टाइप का इंसुलेटर कुछ ऐसा, ये इंसुलेटर देखा होगा आपने, बताऊंगा इसके बारे में आगे, पिन इंसुलेटर होता है जैसे ही। ये कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर। अब आप देख सकते हो ये जो पोल होता है, अगर सीमेंटेड पोल है तो बात अलग है, जो बहुत कमी के साथ यूज होते हैं सीमेंटेड पोल, तो जनरली आयरन का ही पोल होता है, गैल्वेनाइज स्टील वगैरह का। तो स्टील का पोल है जैसे आयरन, ये हो गया अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह, ये अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। ये रेजिस्टेंस टू अर्थ, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस,
जिसे टावर फुटिंग रेजिस्टेंस भी हमने कहा था अगर टावर है तो। इसके बाद यह है इंसुलेटर। ये कंडक्टर। सपोज करो ये वोल्टेज है 220 केवी लाइन। चलो खैर फिर इंसुलेटर इतने ज्यादा में तो यूज होता नहीं, ऐसे मान लेता हूँ 66 केवी लाइन। फेज वोल्टेज आरएमएस कितना होगा 66/√3। 38 किलो वोल्ट। यह है आरएमएस। फेज वोल्टेज की पीक वैल्यू 33√2। ये लगभग 54 आ जाएगा। यहां से देखो, अब जैसे कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो फेज वोल्टेज है 38 केवी आरएमएस पीक वैल्यू है, यहां से यहां तक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगभग ये वोल्टेज कितना हो रहा है 38 किलो वोल्ट। समझे? इस इंसुलेटर के अक्रॉस अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज इंसुलेटर का 38 से कम हो गया, ये तो डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ वगैरह तो चलो बाद में बताएंगे हम। ये इंसुलेटर की विड्थ है, ये इसकी विड्थ हो गई डी इंसुलेटर की। अब सपोज करो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है कंपैरेटिवली कुछ हायर मान लेते हैं, 40 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर है। 20 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, तो कम से कम 2 मिलीमीटर तो चाहिए ही है। 2 मिलीमीटर की थिकनेस जब भी तो बियर कर पाएगा ये। 40 केवी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आएगी, 38 पर डैमेज हो सकता है। 2 मिलीमीटर में भी काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ये वोल्टेज तो नॉर्मल कंडीशन में है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज है। पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज तो आ सकता है ना, हाई वोल्टेज सर्ज। वो लाइन में ऐसे भी आ सकते हैं, इंटरनली जनरेटेड सिस्टम के ट्रांजिएंट। एक और बात, वो एक और तरीके से आ सकते हैं, जैसे वो वोल्टेज ऐसे भी आ सकते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज एक्सटर्नल। जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, इस पर सर्ज आती है लाइटनिंग सर्ज, तो वोल्टेज तो बहुत हाई आ जाता है उस केस में। तो सपोज उसमें तो आ गया 1000 केवी, तो फिर तो इसकी विड्थ चाहिए 50 मिलीमीटर। यस, देखा होगा आपने, ज्यादा रखते हैं 5 सेंटीमीटर से तो कम से कम उसमें प्रैक्टिकली ये है। तो केवल इसके अकॉर्डिंग नहीं, सिस्टम वोल्टेज सर्ज के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना होता है कि ये डैमेज ना हो जाए इंसुलेटर। वो अलग बात है कि बहुत ही हाई वोल्टेज सर्ज कभी आ जाती है। सर्ज डाइवर्टर भी हम यूज करते हैं वैसे, लाइटनिंग अरेस्टर भी होते ही हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी डैमेज हो जाते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज सर्ज आ जाए तो अलग बात है। लेकिन यूजुअली जो हम मानते हैं कि नॉर्मली ये वाली सर्ज आ सकते हैं, उसके लिए तो हमें तैयार रहना ही पड़ता है। ठीक है बात? तो ये हमने कहा था इसमें कि इंसुलेटर हाई। दूसरी बात इसमें the insulator should be mechanically एक मिनट बताता हूँ जितेंद्र, ये वाला स्टेटमेंट बता दूं। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एनफ टू bear the weight of conductors। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है कि मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू bear the weight of conductor। अब देखो जो आप पूछ रहे थे, इंसुलेटर होता तो फेस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोवाइड किया जाता है पीक वोल्टेज कह रहा हूं।
मैंने आपको कोरोना के टाइम में भी ये चीज समझाई थी। इंसुलेटर डिजाइन किया जाता है, सुनो, पीक वोल्टेज के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रैक्टिकली हम आरएमएस के अकॉर्डिंग क्यों बोल देते हैं, उसका रीजन है। जस्ट 1 मिनट। बात आपकी सही है कि प्रैक्टिकली ऐसे क्यों बोल देते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे एक इंसुलेटर यूनिट है ये, ठीक है ना, यहाँ पे समझो कैसे बताया जाता है। सपोज इसकी ये है 10 मिलीमीटर, कुछ ज्यादा कम लगेगा, 50 मिलीमीटर। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 5 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये कितना वोल्टेज बियर कर सकता है? मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन विदस्टैंड 250 वोल्ट। बस ये छोटे छोटे से जो कंसेप्ट हैं यही परेशान करते हैं, यही समझाने के लिए बेसिकली क्लास रखी जाती है। वरना इंसुलेटर के बारे में 1-2 क्वेश्चन ही कॉमन ले आते हैं, कभी कभी स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में बस। ये विदस्टैंड 250 केवी, बिल्कुल ठीक। अब आप एक बात बताओ, अगर इसको मैं डीसी में यूज करूंगा, डीसी एप्लीकेशन, HVDC के टाइम भी ये वाली बात हम कर रहे थे डिस्कस, अगर आप ध्यान दो भाई, डीसी वोल्टेज कितने वोल्टेज तक का यूज हो सकता है मैक्सिमम इसमें? डीसी वोल्टेज मैक्सिमम 250 किलो वोल्ट तक का, 250 किलो वोल्ट। इसकी रेटिंग हो जाएगी 250 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट। जहां तक बात है एसी एप्लीकेशन की, देखो जरा एसी एप्लीकेशन में ये फेज वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना सस्टेन कर सकता है ये? 250। क्योंकि अगर 250 से कम होगा, ये पीक वोल्टेज 250 से ज्यादा हो गया तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है ना, पीक वोल्टेज। तो इसकी रेटिंग एसी में पीक वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो 250 केवी है। आरएमएस कितना हो जाएगा? 177 केवी, बिल्कुल ठीक। तो इसकी जो रेटिंग बताई जाती है एसी में, एसी एप्लीकेशन में इसकी रेटिंग 177 केवी बताया जाता है। ये होती है वो बात। तो जनरली होता तो पीक वोल्टेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी जो रेटिंग बताएंगे ना, जो इंसुलेटर आपको मिलेगा ये मार्केट में, इस पे रेटिंग लिखी होगी 177 केवी। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ये आरएमएस वैल्यू है एसी में। इसलिए हमको इससे कैसे लगता है कि इंसुलेशन तो जो है आरएमएस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आरएमएस बताया गया। इसकी जो विड्थ है, सब कुछ है, वो डिसाइड की जाएगी पीक वोल्टेज के अकॉर्डिंग, इसीलिए। इसलिए तो एक इंसुलेटर की रेटिंग अलग अलग होती है डीसी एसी में, रीजन भी वही है। जैसे कोई इंसुलेटर होता है, कहते हैं कि डीसी में यूज कर सकते हो उसको, डीसी में 50 केवी तक और एसी में 35 केवी तक। क्यों? वो ये तो रीजन है, वो आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। तो जो हमें स्पेसिफाइड मिलते हैं इंसुलेटर, वो आरएमएस के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें क्या लगता है कि इंसुलेटर आरएमएस के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रहा है, कि भाई कितने केवी की लाइन है, 33 केवी की, ये 33 केवी का इंसुलेटर लगा दो। वो भी आरएमएस है, ये भी आरएमएस वोल्टेज है, पीक हम इन बिटवीन कैलकुलेट करते हैं रीजन। तो खैर अब बताओ, बात क्लियर हुई नहीं पीक और आरएमएस वाली? यस, ये जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर द वेट ऑफ कंडक्टर। भाई देखो, अब इस पे इतना हैवी कंडक्टर आएगा, ये जो डिस्क इंसुलेटर है, ये कंडक्टर आ रहा है। भाई ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, छोटा मोटा तो है नहीं, बड़ा हैवी कंडक्टर होता है। कभी जब सड़कों पे काम चलता है तो कभी उठा के देखना, उठा भी नहीं पाओगे वायर को, कितना भारी वायर होता है। कई कई लोग मिलकर उठाते हैं। तो अब ऐसा ना हो इंसुलेटर अगर हल्का पड़ गए, पिचक ही ना जाए इसके वेट से।
ऐसा भी तो नहीं है इंसुलेटर खरीद के लाए, वाह भाई चलो बहुत मजे में, ये इंसुलेटर लगा दिया। अब यहाँ पे हम कंडक्टर रख रहे हैं, पता चले कि कंडक्टर का वेट इतना है, खुद पिचक गया, टूट के चूरा चूरा हो गया, तो फायदा क्या हुआ फिर? क्या फायदा ऐसे इंसुलेटर का? वेट उठाने लायक भी तो होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर स्ट्रिंग इंसुलेटर है, जैसे देखा होगा आपने टावर में ज्यादातर ये वाला स्ट्रिंग वाला, अगर ये लटकाने वाला वायर है स्ट्रिंग वाला ऐसे सस्पेंशन टाइप का, तो भी स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए। टावर में देखा आपने कितना हैवी वेट उठा के रखता है ये स्ट्रिंग, ये लड़ी सी जो होती है पोर्सिलिन की, इतना हैवी वेट का कंडक्टर इसको, तो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना इसको जरूरी है। एक हो गई, ये वाली बात हो गई। चलिए जरा एक ये इंसुलेटर सरफेस फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड क्रैक्स। समझे बात? फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, क्रैक्स एक्सेट्रा। क्यों? उससे भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी फिर अगर ऐसा होगा तो। इम्प्योरिटीज एंड क्रैक्स यानी, समझाते हैं आपको। देखो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, ये इंसुलेटर है जैसे, अगर इसमें क्रैक्स वगैरह पड़ गई तो फिर तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये टूट सकता है। भाई अगर जैसे इंसुलेटर लेकर आए, जब इंसुलेटर बनाया गया अगर कुछ क्रैक्स रह गई, वीक जॉइंट रह गए उसमें, वो तो कभी भी टूट सकता है। वो इसलिए क्योंकि इंसुलेटर को ऐसी जगह तो हम यूज नहीं कर रहे हल्की फुल्की जगह कि उस पर लोड ही नहीं पड़ेगा, मैकेनिकल लोड अच्छा खासा है, वेट ऑफ द कंडक्टर, दैट्स वाई। तो ये तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो गया। क्रैक है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिड्यूस। इम्प्योरिटीज मतलब बताओ इसका इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटीज जमा होने से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बताता हूं आपको, जैसे इंसुलेटर है ये, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, वेरी हाई। सपोज ये जो रेजिस्टेंस है नॉर्मली ये है मेगा ओम्स में, बहुत हाई होता है, हम चल चाहते हैं आइडियली इनफाइनाइट आ जाए, लेकिन अगर इस पे इम्प्योरिटीज जमा हो गई, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है मॉइस्चर वगैरह, मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर की डस्ट वगैरह है, ये सब कुछ इस पे आ गई, ये तो आएगी एटमॉस्फेयर पे। इम्प्योरिटीज का मतलब यहाँ पे जो पहले से आ सकती है वो अलग वाली इम्प्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल जनरली देखो यूज होते हैं इन दोनों का, कुछ मैं कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा, या तो गला इंसुलेटर या पोर्सिलीन, ये यूज हो रहे हैं। अब अगर इस पे यहां कुछ इंप्योरिटी रह गई, कुछ इंप्योरिटी रह गई, हो सकता है जो इंप्योरिटी है उसका रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन हाई ना हो, कुछ कंडक्टिंग टाइप की कुछ कंडक्टिंग टाइप की इंप्योरिटी रह जाए। तो अगर इंप्योरिटी आने से आर आई कम होता है वो तो नुकसान की बात है ना, क्योंकि यहाँ पे लीकेज करंट बढ़ जाएगी, इसे कहते हैं लीकेज करंट थ्रू इंसुलेशन। अगर आर आई रिड्यूस हो जाएगा, लीकेज करंट हो जाएगी इंक्रीज, यहाँ पे थोड़ी जो फ्लो हो रही है, तो इसलिए इंप्योरिटी से फ्री करना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह
एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये वाली बात भी वही है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। इम्परवियस, ठीक है ना, मतलब इसके लिए परबल होना चाहिए, इसका मतलब होता है इम्परवियस का, यानी इससे डिटीरियरेट ना हो। देखिए क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर यहां पर इम्प्योरिटीज जमा हो गई इस पे, ये है, यहाँ पे डस्ट वगैरह आ गई, मॉइस्चर आ गया एटमॉस्फेरिक की, इसकी वजह से मॉइस्चर आ गया, नमी आ गई, जैसे डस्ट एटसेट्रा, ये काफी कुछ ऐसे आ गया। तो ऑब्वियसली जो लीकेज करंट है वो रिड्यूस हो जाए, लीकेज रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर इसको भी फ्री रखना जरूरी है, उसके लिए देखो क्या क्या इंतजाम करेंगे हम अभी। सही बात, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। और देखो जरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जब इंसुलेटर के डैमेज होने की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक तो होता है फ्लैश ओवर, एक होता है पंक्चर। दो वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है इंसुलेटर के लिए, और इसके बारे में ध्यान भी रखना जरूरी है डिजाइनिंग के टाइम। क्या है फ्लैश ओवर और इंसुलेट और पंक्चर, दोनों कुछ कुछ रिलेटेड हैं। फ्लैश ओवर ऐसा है जैसे टायर से हवा थोड़े थोड़े निकल रही, कार चला रहे हम और हवा थोड़ी थोड़ी निकलती जा रही, समझे बात। पंक्चर, टायर जो है वो एकदम बर्स्ट हो गया। समझाता हूं आपको, जैसे देखो, जैसे इंसुलेटर हमने ऐसे बनाया, ये ग्राउंड, टावर है या पोल है, यहाँ तो पोल के जैसे ही लग रहा है। ये एक्ट करता है अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह, बहुत पहले आपको हम ये बात बता चुके, सही। ये इंसुलेटर, जैसे इंसुलेटर हमने ऐसे रखी है डिस्क टाइप में, या इंसुलेटर स्ट्रिंग टाइप में, कुछ ऐसे ही। ये है कंडक्टर। फ्लैश ओवर का मतलब ये होता है, जैसे कि आप जानते हो, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो कम होती है 3 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके लिए क्या होती है, हाई, इसके लिए सपोज 10 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर या 5, ऐसे, ये वाला हो गया। अब आप जरा एक अंदाजा लगाओ, थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को, जैसे यहां से यहां और यहां से यहां, ये क्या है, एयर, ये क्या है, एयर। अगर कंपैरेटिवली कम वोल्टेज है, ठीक है ना, कम वोल्टेज पर ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे ये वाली डिस्टेंस हो गई एयर की, ये वाली डिस्टेंस हो गई एयर की, ये डिस्टेंस हो गई फॉर एग्जांपल यहां पर, ये सपोज है इसमें 10 मिलीमीटर, और यहां वोल्टेज 30 किलोवोल्ट से ज्यादा हो गया, तो यहां ब्रेकडाउन जो हो सकता है वो एयर में हो सकता है, मतलब आयोनाइजेशन यहां पर।
आयनाइजेशन, ये वाला। तो जो स्पार्किंग होगी, इसमें स्पार्किंग होगी, करंट फ्लो होगी, वो यहाँ के थ्रू फ्लो होगी सरफेस में, थ्रू एयर, यानी आउटर सरफेस के थ्रू भी हो सकती है। इसे कहते हैं हम फ्लैश ओवर। समझे भाई फ्लैश ओवर का मतलब? एक और डायग्राम से समझाता हूं आपको, थोड़ा सा और ध्यान से समझ लो। ये जा रहा है कंडक्टर, यहाँ है अर्थ इलेक्ट्रोड, टावर हो गया अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह। ये वाले डायग्राम से समझ लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्लैश ओवर मीन्स क्या होता है? ठीक है बात, ऐसे समझो कुछ। जैसे ये वाली डिस्टेंस थी 5 मिलीमीटर, एक और तरीके से समझ लो। चलो दोनों को ही इस बार में 10 कर दूं, ये भी 10 और ये भी 10, ऐसे मान लो। तो यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वो तो लार्जर है, कंडक्टर से यहाँ 20 मिलीमीटर एयर में। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है इंसुलेटर से। ये रहा, कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई? 60 केवी। मतलब यह है कि अगर 60 केवी कंडक्टर में वोल्टेज होगा तो एयर में ब्रेकडाउन हो सकता है, फिर तो डायरेक्ट एयर में ब्रेकडाउन हो सकता है, इंसुलेटर की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये वोल्टेज कहने के लिए 60 से तो कम है, 40 किलो वोल्ट है ये वोल्टेज कंडक्टर का, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन तो ऐसे पॉसिबल है नहीं। लेकिन जरा एक बात सुनो, जैसे कि मैंने कहा था, अगर यहाँ इस वाले डिस्क पे कोई इम्प्योरिटी वगैरह आ जाती है, ये इम्प्योरिटी आने से कंडक्टिंग बन जाता है, ये पोर्शन बन जाता है कंडक्टिव। इस पे क्या होता है, लगातार एटमॉस्फेयर की वजह से मॉइस्चर जमा हो जाता है, कुछ फैट टाइप की चीजें ऐसी जमा हो जाते हैं, लेयर चिपकी चिपकी सी चीजें कुछ आते हैं, वो कई सारी गैसेस का इफेक्ट होता है। इसकी रेगुलरली इसलिए वॉश भी करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। यानी ये मान लो आप कंडक्टर की तरह बन गया, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही, कंडक्टर की तरह बनने का मतलब यह है कि इसका रेजिस्टेंस तो कम हो गया, यहां से यहां करंट फ्लो हो रही थी, ये ड्रॉप आ गया 5 किलो वोल्ट का, यहां पर कितना वोल्टेज, 40 की जगह 35 किलो वोल्ट, ये ड्रॉप आ गया। अब इस जगह हमारे पास 35 केवी आ गया, ये 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर को कितना वोल्टेज चाहिए विद स्टैंड करने के लिए? 30 केवी, हमारे पास 30 है। इस वाले पे कोई इंप्योरिटी नहीं है, ये अब तक प्योर है, लेकिन ये वाला वोल्टेज जो है सब, ये वाला वोल्टेज यहाँ से सिस्टम वोल्टेज लार्जर, इंसुलेशन वोल्टेज कम, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है इस जगह, वहां पे भी नहीं हुआ तो यहाँ पर। मतलब यह है कि आर्क करंट इस तरफ फ्लो होगी, ये हो जाएगी आर्क करंट। ये जो एयर के थ्रू हो रहा है इसे कहते हैं फ्लैश ओवर, ठीक है ना, बाहर की तरफ से जो होता है ये। अब लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, तो बताओ कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस तरीके की कई पॉसिबिलिटी हैं, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप ये सोचोगे हमें तो वोल्टेज हाई रखना चाहिए, लेकिन ऐसा है ना, हमने तो हाई रखा था लेकिन कुछ लेयर बेकार हो गई इंसुलेशन की। सही बात। अब मैं मेंशन कर देता हूं, फ्लैश ओवर का मतलब होता है द आर्क करंट या आर्क डिस्चार्ज, इसे आर्क डिस्चार्ज भी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर।
अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब मैंने आपको बताया, टावर या पोल जो है वो अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह, थ्रू एयर, एयर के थ्रू। या तो ओवर वोल्टेज आ जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि ओवर वोल्टेज है उसी की वजह से आ जाए, मतलब इंसुलेटिंग लेयर बेकार ना भी हो उसकी वजह से। जैसे ये 20 मिलीमीटर था, एक पॉसिबिलिटी तो वो भी है 20 मिलीमीटर 60, गलती से यहाँ 40 केवी है लेकिन ये वोल्टेज 80 केवी बन जाए ट्रांजिएंट कंडीशन में, तो भी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ पे एयर का। तो या तो इसकी वजह से, या फिर जो मैंने आपको बताया ड्यू टू दी वेट कंडक्टिंग लेयर, जैसे मॉइस्चर वगैरह बताया था। ओवर द सरफेस, क्या होगा इसकी वजह से? देखो जब इसमें फ्लैश ओवर होगा, ये आर्क की वजह से आर्क करंट फ्लो होगी, ये डिटेरियोरेट तो हो जाएगा सरफेस, इंसुलेटर डिटेरियोरेशन तो हो जाता है लेकिन डैमेज नहीं होता। फ्लैश ओवर द इंसुलेटर gets deteriorated would not be damaged completely, लेकिन वो डैमेज नहीं होगा। डैमेज नहीं होगा एकदम, है ना, would not be damaged completely। पंक्चर वो आप समझते ही हो, बता देते हैं कैसे। पंक्चर के बारे में जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे, देखो जरा, जैसे रहा ये वाली विड्थ, देखो क्या है इंसुलेटर की। अब बात करो इंसुलेटर के लिए, ये लेंथ है इंसुलेटर की जो हम कंसिडर कर रहे हैं 10 मिलीमीटर। इंसुलेटर की स्ट्रेंथ है 10 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, तो कितना वोल्टेज हो गया? 100 किलोवोल्ट। बैक फ्लैश ओवर अलग होता है, बैक फ्लैश ओवर होता है लाइटनिंग डिस्चार्ज में, मैंने समझा रखा हो, लाइटनिंग डिस्चार्ज वाली क्लास देख लेना, ठीक है ना। बैक फ्लैश ओवर आप वहां से समझोगे, होता है इसी से रिलेटेड हो जो मैंने बताया, लेकिन वो जरा अलग तरीका है। उसके लिए आपको पहले लाइटनिंग डिस्चार्ज समझना पड़ेगा कैसे होता है, ठीक है ना, तो वो समझ लेना उधर से आप, मैंने बता रखा है वो। देखो यहाँ पे जरा, ये रहा 100 किलो वोल्ट तक ये सहन कर सकता है। भाई हम यूज कर रहे हैं 66 केवी लाइन,
लेकिन अगर यहाँ गलती से हाई वोल्टेज आ जाए, ओवर वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज आ जाए, जैसे 100 केवी, 66 की लाइन है, यहाँ पे सपोज करो 120 केवी आ गया, 220 केवी आ गया, गलती से लाइटनिंग सर्ज आ गई बहुत हाई, तो ये इंसुलेटर भी डैमेज हो सकता है कंप्लीटली। समझ गए ना, उसमें इंसुलेटर के थ्रू ही आर्क करंट, कंप्लीट डैमेज ऑफ द इंसुलेटर। द आर्क करंट arc discharge through the body of insulator. So gets damaged completely. समझे बात को? ये तो बहुत आसान सी बात है, और तरीके से मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, जैसे ये इंसुलेटर है इस तरीके का, ये डिस्टेंस हम सेलेक्ट करके चले थे, लेंथ 10 मिलीमीटर, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो है 10 किलोवोल्ट 1 मिलीमीटर में। तो 10 मिलीमीटर के लिए कितना गैप? 100 किलोवोल्ट का वोल्टेज, ये वाला। यहाँ तो है अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ से कनेक्ट है ये टावर से। यहाँ पे है कंडक्टर। हम तो बड़े सेफ मान के चल रहे थे खुद को कि भाई हम 66 केवी पे काम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ गलती से ओवर वोल्टेज आ गया, मतलब जो सिस्टम वोल्टेज है उससे ज्यादा, अब वो लाइटनिंग डिस्चार्ज भी हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है, इंटरनल ओवर वोल्टेज। सपोज ये वोल्टेज 150 केवी आ गया, 500 केवी आ गया, केवल 100 केवी तक की तो सहन कर सकता है इंसुलेटर, ये क्या होगा? ये कंप्लीट डैमेज। आयोनाइजेशन इंसुलेटर के अंदर हो जाएगा, जैसे हमने समझा था ना, ऑयल था, SF6 सर्किट ब्रेकर वगैरह, इसी तरह यहाँ के अंदर भी। तो ये आर्क करंट जो है इसके थ्रू फ्लो, इसे कहता है कंप्लीट पंक्चर। इसमें तो इंसुलेटर ही डैमेज हो जाएगा। तो समझे फ्लैश ओवर और पंक्चर में डिफरेंस? फ्लैश ओवर का मतलब ये अंदर से डैमेज नहीं, बाहर से जो आर्क करंट फ्लो रही है, पूरी तरह डैमेज नहीं होगा, यहाँ पे पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। समझे बात? चलिए, अब इसमें हम डिजाइन कैसे करते हैं? देखो, एक रिक्वायरमेंट ये हो गई, डिजाइन सच एज, बताओ कैसे? कौन सा वोल्टेज हायर होना चाहिए? होता ही है वैसे। नहीं, ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले पंक्चर वोल्टेज जिस पे पंक्चर होगा श्योरली ग्रेटर देन फ्लैश ओवर, ये तो हम जानते हैं कि ग्रेटर है इससे, लेकिन कितना ग्रेटर डिजाइन किया जाए?
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इन दोनों का रेशो होता है। पंक्चर वोल्टेज, ये ग्रेटर देन 1 तो आएगा ही पक्का। देखो इसे ग्रेटर देन 1 कितना रखा जाए, सिग्निफिकेंट लिखा है, कैसे डिजाइन किया जाए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मच हायर, ऐसा नहीं 1.1 या 2 एटसेट्रा, बहुत ज्यादा हम रखना चाहेंगे, 5 भी रखना चाहेंगे, 10 भी रखना चाहेंगे। इसको रीजन क्या है उस बात का? देखो फ्लैश ओवर एक तरीके का लीकेज है। फ्लैश ओवर में हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही, हम समय रहते उसको पूरा कर सकते हैं, वो एक वार्निंग साइन हो गया, वार्निंग सिग्नल हो गया, पंक्चर से पहले का वार्निंग सिग्नल। वो इसलिए क्योंकि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा इंसुलेटर से तो कम ही होगी, फ्लैश ओवर हमेशा कम वोल्टेज पर आ जाएगा। इवन हाई वोल्टेज पर भी जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, हायर की तरफ जा रहा है, फ्लैश ओवर शुरू हो जाएगा, और अगर वोल्टेज और बढ़ गया तो पंक्चर भी हो जाएगा। तो एक तरीके से फ्लैश ओवर जो हो गया वार्निंग साइन हो गया, वार्निंग सिग्नल कि अब पंक्चर भी हो सकता है अगर वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है ना, तो हम उसको ज्यादा डिफरेंस रखते हैं पंक्चर वोल्टेज का इसका। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 10 रख लिया, पंक्चर फ्लैश ओवर ये 10, मतलब अगर ये वाला वोल्टेज हो रहा था 50 किलो वोल्ट पर, तो ये वाला कहीं 500 किलो वोल्ट पर। हम चाहेंगे ये पहले हो जाए, हमें इसके बारे में पता चल जाए कि भाई फ्लैश ओवर हो रहा है, इंसुलेटर कुछ डैमेज हो रहा है, जिससे कि हम समय रहता है कुछ स्टेप ले सके। सही है बात। अब देखो आगे की डिजाइनिंग इसकी, ये तो कुछ फीचर हो गई डिजाइनिंग के बारे में। हमेशा एक बात तो दिमाग में आती ही है इंसुलेटर जब भी हम देखते हैं, भाई इंसुलेटर कोई सा भी देखते हैं हम, हमेशा ऐसे क्यों नजर आता है वो, जैसे हम अब तक बनाते भी आ रहे थे। ये वाला, फिर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे रहते हैं इंसुलेटर ये हमेशा इसी तरीके से बनाया क्यों जाता है ऐसा। यहाँ पे टावर, यस रेन शेड, बिल्कुल सही कहा आपने, जवाब दे दिया आपने मेरे सवाल का। सॉरी। रेन शेड्स क्यों बनाई जाती हैं? मेरा कहने का मतलब है कि सिंपली इंसुलेटर हमने ऐसे ही क्यों नहीं बना दिया, इतने कुछ अजीब अजीब अजीबो गरीब काम क्यों कर रहे हैं? जैसे ये सॉलिड सा ब्लॉक रख दिया इंसुलेटर का, ये रहा इंसुलेटर, इसके ऊपर यहाँ कंडक्टर रख दो। ये स्ट्रक्चर इस तरीके के बनाए जाते हैं, इसका रीजन क्या है, रेन शेड क्या होती है ये, है ना, वो समझाते हैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में। देखो सबसे पहले तो ये लेट पर फेज वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ यानी टावर, ये हो गया बी। लीकेज करंट थ्रू इंसुलेटर, जो मैंने लिखा था अभी, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, ये हो गई लीकेज करंट। देखो भाई जरा ध्यान से,
यहां से देखो, ये कंडक्टर है वाला, ध्यान से समझना भाई जरा। जैसे रेन में या एज सच यहाँ वाटर ड्रॉपलेट आ गई, या वैसे ही नॉर्मली मॉइस्चर आ गया, या मॉइस्चर आ गया, होगा क्या, सरफेस पे जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। भाई ये वाला रेजिस्टेंस तो हाई ही है, अंदर की तरफ से जो है ये तो हाई है ही, लेकिन यहाँ की तरफ से इस पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा रेन आने से, आर आई की वैल्यू स्मॉलर। तो ये जो लीकेज करंट फ्लो होगी सरफेस पर, ये लीकेज करंट बढ़ जाएगी यहाँ से, ऐसे ये वाली करंट, और इसका तो नुकसान है ही। हम तो कभी भी नहीं चाहते इंसुलेटर के अक्रॉस करंट आए। भाई कौन चाहता है ये जो पोल है, ये जो खंबा है, टावर है, इसमें करंट आए, इसमें करंट फ्लो कराना चाहते हो क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर इसके थ्रू करंट फ्लो होगी, आर ई के थ्रू, आई एल ये करंट फ्लो हो रही, तो ये जो वोल्टेज आ जाएगा टावर के अक्रॉस, आई एल आर ई, ये करंट हाई, ये वोल्टेज आई, खंबे में करंट आने लगेगा, जिसे कहते हैं ना शॉक लगने लगता है, झटका, वो चीज हो जाएगी। तो ये बात हम कभी नहीं चाहते, हम तो इसको इंसुलेटर ही रखना चाहेंगे। भाई अगर इंसुलेटर ना रखना हो तो कंडक्टर ही ना यूज कर लेते, इतना झंझट तो इसीलिए कर दे इसके लिए हम। तो इसको बचाने के लिए खास तौर से एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर डिपोजिशन रेन वाटर के टाइम, क्योंकि रेन वाटर जो होता है, प्योर वाटर तो ठीक है, लेकिन जो रेन वाटर होता है उसमें उसकी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई होती है इम्प्योरिटीज की वजह से, उसमें करंट फ्लो होना कंपैरेटिवली आसान है पानी के थ्रू, पानी में करंट आ जाता है ना, जैसे आपने सुना है वो वाली बात। तो अब यहां से आ जाओ, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, हमें रखना होता है आर आई की वैल्यू हाई, आर आई को हाई रखना है जिससे लीकेज करंट कम रहे। अब ध्यान से देखो आप, हमने पाथ क्या रखा करंट का, नॉर्मल कंडीशन में भी देख लो, वैसे भी देख लो। अगर एक सिंपली इंसुलेटर ऐसे था ब्लॉक की तरह, ये ब्लॉक की तरह इंसुलेटर था, ये टावर, ये टावर, ये कंडक्टर, और यहां पे हमने बनाया इस तरह ये टावर, ये टावर, ये कंडक्टर, ये टावर। इसमें करंट का पाथ ये वाला है, ध्यान से देखो आप, ये वाला केवल इतनी लेंथ ट्रेवल करने पड़ रही। मैं मान लेता हूं अभी प्योर इंसुलेटर, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें कोई डिपोजिशन रेन वाटर वगैरह भी नहीं आया, तो भी बिना रेन वाटर के भी, ध्यान से समझो, तो लेंथ जो है वो ये हो गई इंसुलेशन की लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन एल आई अपॉन सिग्मा ए, करंट थ्रू इंसुलेशन वो तो खैर हम पहले ही लिख चुके, ये रेजिस्टेंस मिलेगा इस रास्ते में। अब जरा ऐसे समझो, अगर हम थोड़ा तिरछा बनाए, डिजाइनदार बनाए, हमें कोई डिजाइनदार बनाने का ऐसे शौक थोड़ा ही है, ये कोई ये घर के टाइलर तो है नहीं डिजाइन बनाना है। भाई हमें तो परफॉर्मेंस दिखाना है, परफॉर्मेंस पे बात करते हैं हम, दिखाने वाली देखने दिखाने वाली बातें नहीं करते। वी आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमें उस चीजों से मतलब नहीं। यहाँ से देखो भाई आप, ये करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, हो गया ना लेंथ अच्छी खासी हाई। हमने इसके पाथ का, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी, पहले रेन शेड की बात बह जाएगी, वो अब आएगी, जरा देखो, ठीक है ना। ये लेंथ देखो कितनी हो गई यहाँ पे, जो लेंथ यहाँ पे केवल ये थी ना एल आई, ध्यान से देखो लेंथ, ये लेंथ यहाँ गई, यहाँ से करंट का पाथ है लेंथ, यहाँ से करंट का पाथ है यहाँ से, लेंथ इज वेरी हाई। व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, जो इसके पाथ में आर्क लेंथ, आर्क लेंथ नहीं, लेंथ सॉरी, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ लीकेज करंट, आर्क की बात नहीं आई अभी तक, सॉरी मैं गलत बोल गया वर्ड, वो आर आई विल बी हायर, क्योंकि करंट पहले यहां से जाएगी फिर यहां से, इसमें तो डायरेक्ट यहां से फ्लो होगी। तो समझे डिजाइन बनाना क्यों जरूरी है, ये वाला आर आई,
RI हाई हो गई। एक और फायदा देखो, दूसरा फायदा। अब दूसरा नुकसान इसका क्या था, अगर रेन वाटर ही है सपोज, भाई रेन वाटर यहाँ गिर गया, यहाँ तो वाटर नहीं गिरेगा है, हवा जो है, पानी जो है ऐसे तो आके नहीं गिरेगा भाई यहाँ पे, चांसेस है कि वाटर यहाँ पे नहीं, थोड़ा बहुत अलग बात है, कुछ छींट वगैरह से जो आती है वो आ जाए, ये रही रेन वाटर। ये वाला पार्ट जो है रेन वाटर आने से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, रेन वाटर गिरने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से RI की वैल्यू कम हो गई, लीकेज करंट इंक्रीज हो जाती है। तो रेन वाटर के टाइम में जब रेन फ्लो हो रही तो ये लीकेज करंट बढ़ जाएगी ऐसे नॉर्मल कंडीशन वाले से, इसको भी बचाना है तो कुछ शेड बना देना, रेन की शेड। अब आती है बारिश की छतरी बनाई जाए कुछ, है ना भाई, सीधी सी बात है, पानी से बचने के लिए प्राचीन काल से छतरी तो यूज कर रहे हैं हम, वही यूज करेंगे अभी भी। सही बात। अब यहाँ देखो, इसमें अगर यहाँ रेन वाटर आएगा, चलो अब यहाँ पे आ जाओ भाई, रेन वाटर, रेन वाटर यहाँ, ये सारी बचा जगह जगह बची रहेगी ना रेन शेड, ठीक है ना। एक और बात, इसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक ये जो हमने शेड्स टाइप की चीजें बनाई, इंसुलेटर ऐसे क्यों नहीं बना दिए स्ट्रेट, जैसे ये वाली चीजें हम बना रहे थे, ये हम ऐसे ही बना सकते थे। चलो अगर हमें लेंथ ही बढ़ानी थी इंसुलेटर की, लीकेज करंट की, तो ऐसे भी। ये कर्व जो बनाए गए कर्व, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसका एक और रीजन है, एक तो रीजन यहाँ है, एक और रीजन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे समझाऊंगा मैं आपको। देखो रेन वाटर से बचाने के लिए इस वाली स्ट्रक्चर के बजाय यहाँ पे रेन आएगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा के झोंके की वजह से पानी यहाँ भी आ सकता है, ये इतना कारगर नहीं है स्ट्रक्चर बचाने में, ये जगह फिर भी कुछ ना कुछ गीली हो सकती है ना, इसके ज्यादा चांस है, क्योंकि हवा भी आएगी तो यहाँ पे पानी आने के चांस बहुत कम है। ये रेन शेड हो गई। अब जैसे पानी इस वाले पे गिर रहा है, इस पे तो बहुत कम चांस है पानी गिरने के, ऐसे यहाँ से तो मुड़ के जाएगा नहीं वाटर यहाँ पे। तो अब आप इस केस में अंदाजा लगाओ, पानी आने की वजह से केवल इतना पार्ट कंडक्टिंग बना, अगर बना ही है तो केवल ये वाला पार्ट, ये वाली लेंथ कम होगी, ये वाली लेंथ एज इट इज रहेगी लगभग, ये वाली एज इट इज, ये वाली, ये भी, इनमें बहुत कम चेंज आएगा। तो ये जो रेन शेड है बड़ी काम की हो गई ना। यस, तो due to rain shades provided, the inner surface remains dry. Wet weather condition, so path of leakage current is longer, IL remains smaller. समझे ना बात को। इसमें जो है देखो, मोस्ट जो डिपॉजिट होगा उसके चांसेस भी कम है यहाँ डिपॉजिट होने के, यहाँ तो कुछ भी अशुद्धियां है एकदम डिपॉजिट हो जाएंगी, गैस वगैरह, एटमॉस्फेरिक डस्ट वगैरह, है ना। तो भाई चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम।
आगे देखिए, जो आज जितने भी चीजें डिस्कस की हैं हमने, अभी काफी कुछ हम थ्योरी पे ही हैं, लेकिन ये वाले जरा बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि एज इट इज जो हमने आज डिस्कस किया सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कितना जरूरी था। हो सकता है इसमें से शायद कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह तो आगे की बात है सारी। हाँ, ये जरूर है कि ये बेसिक नॉलेज तो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कम से कम आनी ही चाहिए इंसुलेटर के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल करा दूं केवल, वो भी कर सकते हैं खैर जब एग्जाम के लिए जल्दी हो। मेरा मानना है जरा ये चीजें बेसिक से जानना जरूरी थोड़ा, कि कम से कम पता तो चले। अभी भी कुछ डिस्कस करना है कि कर्व शेप ऐसे क्यों होती है, ये कई चीजें हैं, ये वाले बेसिक जानना है ना, क्योंकि थोड़ा देखो ऐसी बात नहीं, अगर ध्यान देके समझो तो जरा इंटरेस्टिंग भी लगता है। बस यही था कंडीशन मेरी आज की थी, इसमें क्या आपको रटने वाला काम ना है कुछ भी, और अगर आज के डिस्कशन में आपको रटना पड़ रहा कुछ भी कि बस चलो हो गया रट लिया, तो भाई फिर मेरा काम अधूरा रह गया। इसमें जो भी डाउट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इसको कंसेप्चुअली समझाऊं इन चीजों को। ठीक है भाई, फिर इसे नेक्स्ट अभी क्लास इसकी मेरे ख्याल से मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास कब है, इसका शेड्यूल ले रहा हूँ। आज हो गई 18 ना, हाँ 20 और 21 में है, इसका दोनों दिन लगातार है मेरे ख्याल से, 20 जून और 21 जून, 9 से 10 ये रहेगा इसी इंसुलेटर का पार्ट 2 और पार्ट 3। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी तो बढ़ा देंगे क्लास बाद में, ये दोनों क्लास में। चलो भाई ठीक है, फिर इजाजत दो, थैंक यू।